हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश विद देवराज सर में। पिछले वीडियो में हमने क्लास 11th की इंग्लिश हॉर्नबिल का जो है एक चैप्टर पढ़ा था। एक फोटोग्राफ, एक पोइम थी, बहुत ही सुंदर पोइम थी, उसको पढ़ा था हमने। आज हम क्लास 11th के हॉर्नबिल का चैप्टर जो है सेकंड पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। बहुत ही रोमांचकारी इंसिडेंट है, बहुत ही रोमांचकारी घटना है, और इस रोमांचकारी घटना में हम इसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं आज। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम मरने से नहीं डरते, यदि हम सब साथ हैं तो हम मरने से नहीं डर सकते। ये बेहद रोमांचकारी कहानी लिखी है जॉर्डन कुक एंड एलेन ईस्ट ने। ठीक है, दो राइटर हैं इसके, जॉर्डन कुक और एलेन ईस्ट। तो आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आप देख रहे हैं जॉर्डन कुक अपनी फैमिली के साथ में, ये साइड में आप देख रहे हैं बहुत बड़ा जहाज है। इस प्रकार के एक जहाज में जेम्स कुक नाम के एक व्यक्ति ने 200 साल पहले, यानी जॉर्डन कुक से 200 साल पहले इस पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाया था जहाज के द्वारा। तो वो उसका अनुसरण करना चाहते हैं, यानी उनकी नकल करना चाहते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं कि अपनी परिवार को, मतलब अपनी फैमिली को, अपने बच्चे और उनकी पत्नी को लेकर वो भी चाहते हैं कि मैं भी पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं आप जहाज को। हमारा लेसन है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। लिखा है जॉर्डन कुक एंड एलेन ईस्टमैन। जैसे हमने पहले इसकी रूपरेखा आपको बता दी है कि जॉर्डन कुक अपने परिवार के साथ में, ठीक है, इन जुलाई 1976 माय वाइफ मेरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजैन 7। यानी क्या करते हैं वो, जुलाई 1976 में उनकी पत्नी मेरी, उनके पुत्र जोनाथन जो कि 6 साल का है, और उनकी लड़की सुजैन जो कि 7 साल की है, एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लेमाउथ। तो क्या करते हैं, सेट सेल, सेट सेल का अर्थ होता है समुद्री यात्रा शुरू करते हैं। कहाँ से? प्लायमाउथ से। प्लायमाउथ क्या है? एक इंग्लैंड शहर का एक जो है कस्बा है। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोयाज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। क्या करते हैं वो? डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का अर्थ होता है किसी चीज का अनुसरण करना। वो किसका अनुसरण करते हैं? कैप्टन जेम्स कुक का अनुसरण करते हैं, क्योंकि कैप्टन जेम्स कुक ने उनसे 200 साल पहले, यानी 1976 से 200 साल पहले, यानी 1776 में क्या किया था? पूरी दुनिया का वर्ल्ड वोयाज, वोयाज का अर्थ होता है समुद्री यात्रा को वोयाज कहा जाता है। उन्होंने 200 साल पहले समुद्री यात्रा की थी, तो वो भी उनकी तर्ज पे समुद्री यात्रा करना चाहते थे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बहुत लंबे समय से, मेरी एंड आई ए 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन। उनकी पत्नी है मेरी, और वो खुद खुद को क्या बता रहे हैं, वो 37 साल के हैं और एक बहुत पुराने बिजनेसमैन हैं। दोनों ने had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer। क्या सपना देखा था? कि हम भी इस फेमस एक्सप्लोरर की तरह ही क्या करें, इस दुनिया का एक चक्कर लगाएं। यानी उनकी पत्नी मेरी और वो दोनों बहुत दिनों से एक सपना देख रहे थे कि हम भी उनकी तरह ही, जेम्स कुक की तरह, दुनिया का एक चक्कर लगाएं। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 सालों से, वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम, हमने अपना जितना भी फुर्सत का, जितना भी आराम का समय था, वो किस में बिताया? हॉर्निंग आवर सी फारिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। क्या किया उन्होंने? हॉर्निंग, हॉर्निंग का अर्थ होता है सुधारना या और पेना करना। उन्होंने अपनी भी जितनी भी सी फारिंग स्किल थी, सी फारिंग स्किल का अर्थ होता है जो समुद्री यात्रा करने के लिए जो भी दक्षताएं की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सी फारिंग स्किल कहा जाता है। तो उन्होंने पिछले 16 सालों से अपना जितना भी समय था वो ब्रिटिश वाटर से, यानी कि जो ब्रिटिश इंग्लैंड का जो पानी था वहां पर, पिछले 16 सालों से उन्होंने विशेष तैयारी की थी समुद्री यात्रा करने के लिए। और बोट वेव वाकर, उनकी बोट का नाम क्या था? वेव वाकर रखा उन्होंने। 23 मीटर, यानी कि वो कितनी चौड़ी थी? लगभग 23 मीटर। और उसमें कितना वजन था? 30 टन वुडन हल्ड ड्यूटी, यानी उसमें 30 टन, यानी कि 300 कुंटल लगभग उसमें लकड़ी की बनी हुई थी वो। वुडन हल्ड यानी कि उसका जो निचला हिस्सा था वो पूरा लकड़ी का था, और उसमें वजन कितना था? 300 क्विंटल, यानी कि 30 टन वजन था। Had been professionally built and we had spent
months fitting it out and testing it in the roughest water we could roughest weather we could find। यानी उन्होंने क्या किया कि इतनी बेहतरीन उन्होंने वेव आकर बनाई, इतनी अच्छी नाव बनाई जो कि 23 मीटर जो है ऊंचाई थी, उसकी चौड़ाई थी, और उसमें 300 क्विंटल यानी 30 टन वजन था। लकड़ी का नीचे का हिस्सा सारा लकड़ी का बना था, और उसको उन्होंने हैड बिन प्रोफेशनली बिल्ड, बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से बनाया था। और उसमें स्पेंट किए थे कई महीने, उसको फिट करने में स्पेंट किए थे, और उसे टेस्ट किया था बहुत ही रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, यानी जितना खराब मौसम वो उनको मिल सकता था उतने खराब मौसम में उन्होंने उसको टेस्ट किया था। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान 3 इयर्स। फर्स्ट लेग का अर्थ होता है प्रथम चरण, यानी उनकी जो यात्रा थी उसका जो प्रथम चरण था वो लगभग 3 वर्ष का था। इन 3 वर्ष में उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर, ठीक है, 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली एज वी सैल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। उन्होंने अपने प्रथम चरण में 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा की, और इसे बहुत ही अच्छे से यात्रा की, मतलब प्लीजेंटली बहुत ही आराम से यात्रा की। और कहाँ पहुंच गए वो? वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, यानी अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन पहुंच गए। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, अब हमें कहाँ जाना था? ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में जाना था। वी टूक ऑन टू क्रूमैन अमेरिकन लेरी विजिल एंड स्विस हर्ब सीजर। उन्होंने अपने साथ 2 क्रूमैन ले लिए। क्रूमैन यानी कि जैसे हम यहाँ पर अपने बस के लिए ड्राइवर को रखते हैं, ठीक है, प्लेन के लिए पायलट को रखते हैं, ठीक है, उसी प्रकार समुद्र में जो है शिप चलाने के लिए क्रूमैन को रखा जाता है। तो उन्होंने ईस्ट की तरफ प्रवेश करने से पहले उनके साथ 2 क्रूमैन ले लिए। अमेरिकन व्यक्ति था एक जिसका नाम था लेरी विजल, और दूसरा स्विट्जरलैंड का था जिसका नाम था हर्ब सीजर। टू हेल्प अस टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज द साउथर्न इंडियन ओशियन। क्यों रख लिए? क्योंकि वो टेकल, टेकल का अर्थ है निपटना, दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्र जिसका नाम क्या था? साउथर्न इंडियन ओशियन, यानी दक्षिणी हिंद महासागर, उसमें आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने अपने साथ 2 व्यक्ति रख लिए, 2 क्रूमैन रख लिए। एक अमेरिकन लेरी विजल था, दूसरा स्विट्जरलैंड का हर्ब सीजर था। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है? ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, अब हमारा दूसरा दिन था आउट ऑफ केप टाउन, यानी केप टाउन से बाहर उनका दूसरा दिन था। वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गैल्स। ध्यान से सुनिएगा, गैल्स, गैल्स का अर्थ होता है आंधी, ठीक है, या तेज हवाएं। वी बिगेन टू इनकाउंटर, हम हमारा सामना किससे शुरू हो गया? बहुत ही मजबूत जो है आंधियों से हो गया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और कुछ अगले कुछ सप्ताह तक दे ब्लू कंटिन्यूअसली, वो लगातार चलती रही क्या? आंधियां। गेल्स डिड नॉट वरी मी, अब लेखक कहते हैं कि गेल्स से मुझे कोई परेशानी नहीं थी, बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन जो लहरें थी उनका जो साइज था वो बहुत ही अलार्मिंग, अलार्मिंग यानी कि व्याकुल कर देने वाला था। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज अवर मेन मास्ट, मतलब वो इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी, लगभग 15 मीटर की, जितना ऊंचा हमारा मास्ट था। मास्ट का अर्थ होता है जहाज में जो ये आप देख रहे हैं चित्र, ये जो पोल लगे हैं ये सब मास्ट कहलाते हैं। इसके लिए हम देखते हैं जहाज, सबसे पहले ये, आप यदि इस लेसन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको ये जो है पिक्चर को अच्छे से समझना पड़ेगा कि मास्ट किसे कहा जाता है। आप देख रहे हैं ये पोल है जहाज का, बीच में एक डंडा रहता है, इसके ऊपर इधर उधर पाल लगे होते हैं, मास्ट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ जो है मेन लीच है, मेन सेल है, बैटन पॉकेट है ना, जिप हेड है, जिप लीच है, जिप टफ है, यानी जो छोटा कपड़ा होता है इसे जिप कहा जाता है, ठीक है। और ये बो कहा जाता है, ये जो नाव का नीचे का हिस्सा बो कहा जाता है। और जो है ये स्टर्न कहा जाता है इसे, ये जो पीछे पिछला हिस्सा होता है जहाज का, इसे स्टर्न कहा जाता है। यानी ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी यदि आप इस लेसन को समझना चाहते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, जहाज का कौन सा हिस्सा क्या कहलाता है। चलिए हम वापस अपने लेसन पर आते हैं कि जो है उसको गेल्स से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेखक को उसको प्रॉब्लम थी तो लहरों से थी। जो लहरें थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी, लगभग 15 मीटर की थी। एज हाइट एज अवर मेन मास्ट, मास्ट यानी कि वो जो डंडा होता है, पोल होता है ना, लकड़ी का बड़ा खंबा होता है, उतनी ऊंची उसकी लहरें थी। अब दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर कास्ट ऑफ केप टाउन, यानी हम कहाँ आ गए थे? 25 दिसंबर तक
हम केप टाउन से लगभग 3,500 किलोमीटर समुद्र में आ चुके थे। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, एट्रोसियस यानी बहुत खराब, यानी कि बहुत खराब मौसम के बावजूद वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ ए क्रिसमस ट्री। हमने क्या किया कि क्रिसमस तक यानी 25 तारीख तक इतना खराब मौसम होने के बावजूद भी अपना क्रिसमस बहुत अच्छे से मनाया। न्यू ईयर्स डे saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon. नए साल का दिन भी मौसम में बदलाव लेकर नहीं आया, कोई सुधार लेकर नहीं आया, लेकिन हम ऐसा मान रहे थे, वी रीजन है ना, हम ऐसा मान के चल रहे थे कि इसमें बहुत जल्दी ही परिवर्तन होगा। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, लेकिन परिवर्तन तो हुआ, लेकिन कैसा परिवर्तन हुआ, वह और वर्ष हो गया, वर्ष यानी कि बद से बदतर हो गया, मौसम और खराब हो गया। एट डॉन, डॉन यानी सुबह, कब, कौन सी सुबह, ऑन एट डॉन ऑन January 2nd the waves were gigantic, वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड है जिजेंटिक, यानी कि 2 जनवरी की सुबह को जो लहरें थी वो बहुत बड़ी हो गई, यानी बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी। वी वेयर सेलिंग विथ ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जीप, जैसा भी हमने जीप का नाम लिया था कि जो छोटा पाल होता है ना, उस छोटे पाल के सहारे उन्होंने क्या किया था, उनका जो बड़ा पाल था वो निकाल दिया था, छोटा पाल जहाज के ऊपर लगा था, सिर्फ उसी के सहारे वो सेलिंग कर रहे थे। एंड वी आर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और वहाँ 8 नॉट्स, 8 नॉट्स का अर्थ होता है, जैसे यहाँ पे अपने यहाँ पे किलोमीटर होता है सड़क को नापने के लिए, वैसे समुद्र में नॉट से होता है लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो अभी भी चल रहे थे, इतना खराब मौसम होने के बावजूद। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us. और जैसे ही हमारा जहाज किसी बड़ी लहर के ऊपर जाता था तो हम क्या देखते थे कि अंतहीन एक बहुत ही विशाल समुद्र हमारी तरफ रोलिंग यानी आ रहा है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स, और जो स्क्रीमिंग थी, स्क्रीमिंग का अर्थ होता है चीख, जो चीख थी किसकी, विंड, विंड यानी हवा की चीख थी, और जो बौछारें थी वो हमारे कानों के लिए बहुत ही पेनफुल यानी दर्द कारक होती जा रही थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जीप, हमने क्या किया, बोट की रफ्तार को कम करने के लिए हमने जो स्टॉर्म जीप था उसको भी ड्रॉप यानी नीचे कर दिया। एंड लेस्ड ए हेवी मूरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न, और हमने क्या किया, हेवी मोरिंग का अर्थ होता है मोटा रस्सा, ठीक है, जहाज को बांधने का रस्सा उसको बोलते हैं मोरिंग। रोप को क्या किया, लूप बनाया यानी कि उसका एक फंदा बनाया, और उसे स्टर्न, स्टर्न का अर्थ होता है जहाज का पिछला जो भाग होता है उसे स्टर्न कहते हैं, उसमें लगा दिया ताकि जहाज की जो है चाल कम हो सके। देन वी डबल लेस्ड, हमने क्या किया, डबल लेस्ड एवरीथिंग, हर एक चीज को डबल बांध दिया, यानी पहले से रस्सियां बंधी थी उनको डबल कर दिया। वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, क्या किया, हमारे जीवन की जरूरी जो भी सामान था, अटैच्ड लाइफ लाइन्स उसे अपने साथ अटैच किया। डूंड ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट्स, क्या किया, डूंड, डूंड का अर्थ होता है पहनना, हमने क्या पहनी, ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट, ऐसी जैकेट से होती है जिनमें जो है पानी नहीं ठहरता है, उनकी स्किन ऑयल जैसी होती है, पानी फिसल जाता है, तो हमने लाइफ जैकेट, लाइफ ऑयल स्किन और लाइफ जैकेट पहन ली। एंड वेटेड, और क्या किया, अब अगले जो है हादसे का इंतजार करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM, सबसे पहला जो इंडिकेशन था, सबसे पहला जो संकेत था बढ़ते हुए खतरे का, बढ़ती हुई आपदा का, वो हमें शाम को 6 बजे मिला। कैसे मिला, विथ एन ओमनस साइलेंस, ओमिनस साइलेंस का अर्थ होता है सर्वव्यापक शांति, यानी बिल्कुल सब जगह शांति फैल गई शाम को 6 बजे। द विंड ड्रॉप्ड, हवा बंद हो गई। एंड द इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और जो इनॉर्मस यानी अंतहीन जो बादल थे वो क्या हो गए, एफ्ट का अर्थ था पीठ, जो जहाज की पीठ थी उसके ऊपर आ गए, यानी बादल बिल्कुल जहाज के ऊपर आ गए। विथ हॉरर, बहुत ही भय के साथ, हॉरर यानी डर के साथ, आई रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड, मैंने ये रियलाइज किया कि जो जहाज की पीठ पर आया था वो कोई बादल नहीं था, बट ए वेव लिंक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि एक ऐसी लहर थी जैसी लहर मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल, वर्टिकल और हॉरिजेंटल आप समझते हैं, वो बिल्कुल वर्टिकल हो गई थी, वर्टिकल यानी सीधे खड़ी हो गई थी लहर। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और लगभग एक लहर से दोगुनी साइज की थी, यानी जो सामान्य लहरें होती हैं उनसे डबल साइज की थी। विथ ए फ्राइटफुल ब्रेक
शिपिंग क्रेस्ट, यानी कि बिल्कुल डरावनी हमारे जो है जहाज की क्रेस्ट पर आ गई। क्रेस्ट यानी कि जहाज का एक हिस्सा होता है, उसे क्रेस्ट कहते हैं, उसके ऊपर आ गई। द रोर इंक्रीज टू ए थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और जो दहाड़ थी वो बिल्कुल तूफान में बदल गई जैसे ही स्टर्न जो है, स्टर्न कहाँ पर आ गया, स्टर्न बिल्कुल उस वेव के सामने आ गया, जहाज का जो पिछला हिस्सा था वो लहर के सामने आ गया। एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि जैसे ही ये जो लहर हमारे इसके जहाज के ऊपर आई है तो हम इससे, इसके बीच में से होकर निकल जाएंगे। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन तभी एक भयंकर एक्सप्लोजन है, टक्कर होती है। कहाँ पर टक्कर होती है, जहाज की जो डेक है, डेक यानी जहाज की छत पे, उसको हिला देती है। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, क्या होता है उस लहर का जो पानी था, उस वेव का जो पानी था, कैसा पानी था वो, ग्रीन एंड व्हाइट, हरा और सफेद पानी था, वो जहाज के ऊपर आ जाता है। माई हैड स्मैश्ड, और मेरा जो सिर है वो स्मैश्ड, स्मैश्ड यानी कि टकरा जाना, इनटू द व्हील, किससे टकरा जाता है, जो व्हील रहता है जहाज को चलाने का, जो स्टीयरिंग होता है उसे व्हील कहा जाता है, उससे टकरा गया। एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मैं उड़ता हुआ कहाँ पहुंच गया, जहाज के ओवरबोर्ड के ऊपर पहुंच गया। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और उस लहर में डूब गया, यानी लहर जहाज के ऊपर थी और अपना जो लेखक है वो भी जहाज के ऊपर था, उस लहर में वो डूब गया। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मैंने सोच लिया कि अब मेरी मृत्यु जो है बिल्कुल अप्रोचिंग यानी आ ही गई है। एंड आई एज आई वाज लॉसिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और जैसे ही मैं बेहोश होने लगा या मैं होश होने लगा तो मुझे एक शांति मिल रही थी, शांति मिल रही थी, यानी क्या हो रहा था, जैसे आप जहाज को देख सकते हैं, इस प्रकार का उसका जहाज हो गया था। और उसको शांति इसलिए मिल रही थी क्योंकि जैसे वो मरने वाला था, उसने सोचा कि चलो अच्छा ठीक है, अब ये सारी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, और मरते समय जैसे शांति होती थी ऐसी उसको शांति हो रही थी। हम इस पिक्चर को देखते हैं किस प्रकार उसका जहाज जो है, ये देख सकते हैं आप, ये पिक्चर थी, और उसकी जहाज एक तरफ से उठा था और दूसरी तरफ से बिल्कुल नीचे हो गया था, यानी लहर उसके ऊपर ही आ गई थी। आगे बढ़ते हैं। अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली अप्रत्याशित, यानी जिसकी उम्मीद नहीं थी। माई हेड बॉब्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा जो सिर था वो उस पानी से एकदम बाहर निकला। ए फ्यू मीटर्स अवे वेव वाकर वाज नियर कैप्सिजिंग, यानी कि कुछ मीटर दूर, कहाँ से, उसके वेव वाकर यानी उस लहर से। और जो वेव वाकर थी उसकी जो शिप का नाम था वेव वाकर, वाज नियर कैप्सिजिंग, कैप्सिजिंग का अर्थ होता है वो बिल्कुल आड़ी हो गई थी और डूबने ही वाली थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, उसका जो मास्ट था यानी जो डंडा था वो बिल्कुल समांतर हो गया था, हॉरिजेंटल हो गया था, यानी कि समुद्र की लहरों के समानांतर हो गया था बिल्कुल। हमारी जो वेव आकर तो डूबने ही वाली थी। देन ए वेव हल्ड हर अपराइट, तभी एक दूसरी लहर आती है और वो उस जहाज को क्या कर देती है, हल्ड यानी हवा में उछाल कर सीधा कर देती है। माई लाइफ लाइन जग्ड टॉड, और जो मेरी लाइफ लाइन जैकेट थी वो मुझे उस समय बहुत ही टाइट हो रही, टाइट यानी कि वो बहुत पानी के अंदर था इतने समय से, तो वो टाइट हो रही थी। आई ग्रेब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इन टू वेव वाकर्स मेन बूम, तभी मैंने क्या किया, उस जो अपनी जहाज का जो रेलिंग थी उस रेलिंग को पकड़ा और मैं हवा में उछलता हुआ वेव आकर के कौन से हिस्से में आ गया, बूम वाले हिस्से में आ गया, यानी राइट हैंड साइड के हिस्से में आ गया। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेग लाइक ए रेग डॉल, और जितनी भी लहरें आ रही थी वो मुझे इस तरह उछाल रही थी जैसे कोई मैं कपड़े की गुड़िया हो। रेग डॉल का अर्थ होता है फटे पुराने कपड़े की कोई गुड़िया। आगे बढ़ते हैं। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, उसकी जो छाती थी उसकी जो लेफ्ट रिब्स थी यानी जो बाई तरफ की पसलियां थी वो टूट गई थी। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, उसका मुंह जो है खून से भर गया था। एंड ब्रोकन टीथ, और उसके दांत भी टूट गए थे। सम हाउ, कैसे तैसे, आई फाउंड द व्हील, मैंने क्या किया, जहाज के व्हील को ढूंढा। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और क्या किया, उस स्टर्न को व्यवस्थित किया और अगली लहर का इंतजार करने के लिए मैं उस अपने व्हील से हैंग ऑन हो गया यानी कि लटक गया। वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी पानी सब जगह पानी पानी था। आई कुड फील दैट द सीप हैड वाटर बिलो, मैं मैं जानता था कि जो शिप का निचला हिस्सा है उसमें भी पानी चला गया होगा। बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैं ये इतनी हिम्मत नहीं कर सकता था कि मैं व्हील को छोड़कर नीचे इन्वेस्टिगेशन के लिए जा सकूं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स,
आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका अगला पार्ट आगे की जो स्टोरी पढ़ेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल इंग्लिश विद देवराज सर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। आप सभी को पता है 11th की जो इंग्लिश है एनसीईआरटी की हो चुकी है ना, कि पूरा सिलेबस चेंज हो चुका है। इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसलिए हम आपको 9th से लेकर 12th तक की इंग्लिश के वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।